Hi, welcome back to HSC Commerce OC lecture, chapter number 6, social responsibilities towards social responsibilities of business towards various section of the society. We are doing that. Let us move to the next question. So here we are. This is page number 100 and we are just completed with 116. We are moving towards 117. Social responsibilities towards investor. So we have covered social responsibility towards owner. Now investors. इन्वेस्टर के अंदर कौन आ गए? जो लोग कंपनी में या बिजनेस में या फर्म में पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी. दे आर क्रेडिटर्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के क्या है? वो क्रेडिटर हैं. मतलब जब भी बिजनेस बंद होगा या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद बिजनेस को ये पैसा क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टर को रिटर्न देना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया है एज अ बिजनेस, तो मुझे बैंक को क्या करना है? पैसा वापस देना है. तो बैंक मेरे लिए क्या हो गया? इन्वेस्टर हो गया एक टाइप का. ठीक है. बिजनेस शुड फुलफिल फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर के प्रति बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? बिजनेस से आपको क्या चाहिए? देखो, पहला क्या है? प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, डिवेंचर होल्डर भी हो सकता है, या कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसने लोन दिया हुआ है कंपनी को. तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कंपनी should call meeting of investors and provide information about the business. बिजनेस के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स को देनी चाहिए. प्रॉपर नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. जो मीटिंग होने वाली है उसकी नोटिस भी प्रॉपर तरीके से उन तक पहुंचनी चाहिए. मतलब वो मीटिंग का नोटिस मिस नहीं हो, उनके घर तक प्रॉपरली पहुंचे, उनको इंटीमेशन मिले. इन पीरियड ऑफ क्राइसिस इन्वेस्टर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. जब भी कभी प्रॉब्लम का समय आता है, जैसे अभी का समय है कोरोना, ये जो पेंडेमिक है, अभी का जो समय है ये क्राइसिस का ही टाइम है. या ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज लॉस में जाती रहती है. ऐसे समय में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टर शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं टूटे ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए. ठीक है. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर. कोई प्रोजेक्ट अगर कंपनी ने हाथ में लिया है और वो प्रोजेक्ट नहीं चला, बिजनेस लॉस में जा रहा है या वो प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, तो वो क्यों फेल हो रहा है इसका इंफॉर्मेशन भी प्रॉपरली इन्वेस्टर तक पहुंचना चाहिए. मतलब इन्वेस्टर को रीजन पता होना चाहिए कि किस कारणवश ये जो प्रोजेक्ट लिया था वो फेल हो रहा है. ठीक है. तो पहला क्या बताया? प्रॉपर मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए. मीटिंग का इंटीमेशन प्रॉपर मिलना चाहिए. जब कभी भी क्राइसिस का टाइम है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो इन्वेस्टर है उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो. नहीं तो क्या होगा? वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे अपना. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर, ऐसी चीजें जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, ये इन्वेस्टर को बतानी चाहिए. ठीक है. तो ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी. पॉइंट नंबर 2, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब आपने जो पैसा लगाया आपको उसके बदले क्या मिल रहा है, इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है. इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस एंड एक्सेप्ट रिस्क फैक्टर. स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पैसा रिस्क देख करके लगाता है बिजनेस में. ये उनका पैसा कहां पर लगा हुआ है? कंपनी में लगा हुआ है. तो रिस्क फैक्टर तो है ही है कि अगर कंपनी डूबी तो उनका पैसा जाएगा. दे शुड गेट फेयर रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर उनको प्रॉपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए. मतलब उन्होंने आपका डिवेंचर परचेस किया है, मतलब उन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर प्रॉपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा.
ये उनको टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड। ए, फेयर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, पहला तो जो उन्होंने पैसा लगाया उस पर प्रॉपर उसको रिटर्न मिले। दूसरा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क इन्वॉल्व जहां पर है प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में पैसा न लगाए, तो सेफ्टी एक होनी चाहिए। तीसरा, स्टेडी एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, तभी जाकर के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो तीन चीजें बात की गई इसके अंदर। फर्स्ट हम देख रहे हैं फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इज fair returns on investment, second is safety of investment, and third is steady appreciation of business का प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या मीनिंग होता है ग्रीवेंसेस का? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, यस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें। तो अगर इन्वेस्टर का कोई कंप्लेन है जो वो मैनेजमेंट से करना चाहता है, कोई किसी का शिकायत करना चाहता है, तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। अ कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, इफ एनी देयर शुड बी इफेक्टिव मेथोडोलॉजी फॉर दिस, और इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर मेथड होना चाहिए कैसे हम लोग किसी की शिकायत को रिजॉल्व करते हैं। वो जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसे सिर्फ बताने के लिए आपने कोई भी सोल्यूशन बता दिया ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसका जो भी शिकायतें हैं उसको ठीक से सुनना पड़ेगा और उसका समाधान देना पड़ेगा। All queries regarding any other issues must be answered in a satisfactory way। वही बात की कि जितना भी उसका क्वेश्चन है उसको प्रॉपर समाधान मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रीवेंसेस देखा हमने, पॉइंट नंबर 3 वी हैव डन। पॉइंट नंबर 4, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी ये हमने ओनर के साथ भी देखा था, वही चीज यहाँ पर भी इन्वेस्टर भी क्या चाहता है बिजनेस में? ट्रांसपेरेंसी चाहता है। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस जो बिजनेस में हो रहा है उसको पता होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट में रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, ये ट्रांसपेरेंसी मतलब टाइम टू टाइम उसको रिपोर्ट मिलना चाहिए। इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल टू रन बिजनेस एफिशिएंटली। लॉन्ग टर्म का मतलब जो क्या होता है 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के लिए जो पैसा लगाता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म, जो हम लोग हमारा पैसा जो डेटर में फंसा हुआ है, स्टॉक में है, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया शॉर्ट टर्म है, जो डे टू डे वर्किंग में हमें काम आता है। रॉ मटेरियल परचेस करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, सैलरी पे करना है, ये सब चीज के लिए जो हम लोग को फंड चाहिए रहता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये इन्वेस्टर प्रोवाइड करते हैं। सो इट शुड मेंटेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन। तो बिजनेस कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। Proper disclosure of information. Management should present full and factual information to investor. मैनेजमेंट ने कोई चीज इन्वेस्टर से छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, सीक्रेट चीज है, अगर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स है वो बात अलग है, जो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होती है, बट जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपको जो बताने जैसी चीज है, मतलब बाद में ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टर को बताना चाहिए था लेकिन ये मैनेजमेंट ने छुपाया, ऐसा करना नहीं चाहिए। दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट्स, सर्कुलर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। उनको प्रॉपरली रिपोर्ट्स वगैरह टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। जैसा बोला जाता है सभी का भी गाइडलाइन है कि क्वार्टरली रिपोर्ट सबको जाना चाहिए इन एवरी 3 मंथ, ठीक है। तो रिपोर्ट उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडेड करेक्टली so that prospective investor can take right decision to invest in future।
आपको टाइम टू टाइम जो आप रिपोर्ट दे रहे हो तो उसका कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताना है। तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, जो फ्यूचर में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो उनको भी प्रॉपर आइडिया आएगा कि वो क्या डिसीजन ले, वो इस बिजनेस में पैसा लगाए या ना लगाए। वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो प्रॉपर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको देना है, ठीक है। ऑल दिस विल इंश्योर देम दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। और ये ट्रांसपेरेंसी आप अगर रखते हो, ये इंफॉर्मेशन अगर आप उनको प्रोवाइड करते हो, तो उनको क्या रहेगा, उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग सेफ है, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर को हमेशा डर किससे लगता है, ये इन्वेस्टर, ये जो पॉइंट है इसके अंदर ज्यादातर किसको कवर किया गया, जो क्रेडिटर है कंपनी के, उसमें उनको कवर किया गया। तो क्रेडिटर जब पैसा लगाते हैं तो उनके रिटर्न्स में उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। बट अगर कंपनी लॉस कर रही है और इंसॉल्वेंट हो रही है, तो यहां पर उनका जो इंटरेस्ट है वो तो जाता ही है, उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जाता है। इसका बहुत बड़ा क्या होता है, उनको झटका लगता है। इसके लिए वो चाहते हैं कि कंपनी क्या मेंटेन करके रखे, सॉल्वेंसी मेंटेन करके रखे, एक प्रेस्टीज जो उसकी इज्जत है ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में, वो प्रॉपर वो बना करके रखे, मतलब रेपुटेशन बना करके रखे। बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, solvency, prestige and goodwill to satisfy investor। इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब इसको मेंटेन करना चाहिए। बिजनेस शुड टेक कंटिन्यूअस एफर्ट फॉर रिसर्च, उसको R&D करते रहना चाहिए, इनोवेटिव जो न्यू थिंग्स है वो लेकर के आना चाहिए, एंड एक्सपांशन प्रोग्राम को उसको चलाना चाहिए, ठीक है, कि नए नए मार्केट कौन से हैं, हम लोग और कहां पर बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो आप अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो आपको ये 6 पॉइंट याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग की सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर इंटरेस्ट उसको मिलता रहे। उसमें 3 पॉइंट हमने देखे थे, फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्पीडी एप्रिसिएशन ऑफ इनकम। पॉइंट नंबर 3, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें हैं वो उसका समाधान प्रॉपर होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। नंबर 4, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसका पूरा रिपोर्टिंग इन्वेस्टर को जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको प्रॉपरली बताना है, कोई चीज छिपाना नहीं है, जो इन्वेस्टर को बताने जैसा होता है वो आपको बताना चाहिए। सॉल्वेंसी मेंटेन रखें ताकि जो इन्वेस्टर है उनका विश्वास ना टूटे, और मार्केट में प्रेस्टीज बनाए रखें, गुडविल को बनाए रखें, नाम खराब ना हो कंपनी का, ये देखते रहना चाहिए। तो इन्वेस्टर की ये सब इच्छाएं रहती है, कंपनी से एक्सपेक्टेशन रहता है, और उसी को फुलफिल करना हमारा क्या बन जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। हमारे जो एम्प्लॉय है इसके अंदर एम्प्लॉय के साथ साथ वर्कर भी आ गए, समझ लो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो हमारे कौन है, एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉयज आर ह्यूमन रिसोर्सेज। एम्प्लॉय क्या है, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। दे मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, उनका भी एक मान सम्मान होता है, उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। वो कोई मशीन नहीं है, उनके अंदर भी भावना है, इमोशन है, तो डिग्निटी के साथ में उनके साथ बिहेव करना चाहिए। द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय शुड डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये दोनों के बीच में, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में क्या डेवलप होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, एक विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे को समझ सके ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज पास्ड वेरियस लेबर लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर लॉ पास किए। हम लोग ने इसके पहले भी चर्चा की थी कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर से आप काम ले रहे हो तो 8 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते। अगर 8 आवर्स से ज्यादा आप उससे काम करा के ले रहे हैं तो उसका ओवर टाइम का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ लेबर लॉ है, मतलब ये लीगल इन्फोर्समेंट है जो जबरदस्ती सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कराता है, ठीक है। बिजनेस हैज फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। तो अगर आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे ना, आपको क्या चाहिए बिजनेस से, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। पहला क्या है, जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियसली हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, मेरा जॉब सिक्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मुझे डर लगे कल को ये कंपनी मुझे निकाल देगी। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं ऑनेस्टली अपना काम नहीं कर पाऊंगा, हमेशा मेरे को मेरे दिल में ये टेंशन रहेगा, या मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता रहूंगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना है और मेरे दिमाग में ऐसा आएगा, ऐसा भी पता नहीं कंपनी मुझे 2-3 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 साल के बाद निकाल देगी, तो मैं क्या करूंगा। तो इतना भी क्या है, सीरियसली काम करना है इस कंपनी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनसिक्योरिटी अगर एम्प्लॉय के अंदर आ गई तो अपना फुल
डेडिकेशन देगा नहीं, तो उसके फुल डेडिकेशन के लिए आपको उसको क्या देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आया आ जाए और आज का आज आप उसको जॉब सिक्योरिटी दे। आपको पता है स्टार्टिंग में वो टेम्पररी बेसिस पे रहता है, प्रोबेशन बेसिस पे रहता है, और उसको 6 महीने 1 साल देखने के बाद फिर उसको परमानेंट किया जाता है। तो एक इसकी भी पॉलिसी अच्छे से डेवलप करनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड मेंटल पीस। अगर आपका जॉब सिक्योर है तो आपको शांति रहेगी हमेशा। एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। जो हमारे एम्प्लॉय है पूरा डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। कमिटमेंट विथ द वर्क विल रेज देयर मोरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वर्क के प्रति उनकी कमिटमेंट है ये उनकी मोरालिटी को बढ़ाएगी, उनके लॉयल्टी को बढ़ाएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो हमको छोड़कर जाएंगे नहीं। अदरवाइज क्या होगा, उनको जरा भी पसंद नहीं आया तो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत छोड़ के चले जाए। ठीक है। नेक्स्ट एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए रहता है, प्रॉपर रेम्यूनरेशन चाहिए रहता है। मैं तो सोचता हूँ ये पहला पॉइंट आना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को सबसे पहला क्या चाहिए रहता है, रेम्यूनरेशन, पैसा चाहिए। आप कितना पे कर रहे हो, तो वो कितना पैसा होना चाहिए वो भी डिपेंड करता है। वो उसके स्किल के हिसाब से होना चाहिए, उसके नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, मार्केट रेट के हिसाब से होना चाहिए। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल देयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को अट्रैक्टिव सैलरी मिलनी चाहिए। Other incentives like bonus, overtime allowances, etc. should be given to them. तो बाकी के जो अलाउंसेस मिलते हैं ये सब भी उनको प्रॉपर मिलने चाहिए। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। तो आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा वर्क होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। सुटेबल वेज प्लान प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट एंड रिवीजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो एसेंशियल। आपको एक सुटेबल वेज प्लान बनाना पड़ेगा। आप वर्कर के लिए काम कर रहे हो तो डिपेंड कर सकता है, आप आर्ली बेसिस पे रखो कि वो 2 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको कितना पे करना है, 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसको कितना पे करना है, या प्रोडक्ट बेसिस पे हो सकता है, उसने 10 यूनिट्स बनाए तो कितना पर यूनिट पे करना है, उसने 50 यूनिट्स बनाए तो कितना पे करना है, 100 यूनिट्स बनाए तो कितना पे करना है। तो ये क्या एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए आपके पेमेंट की। प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट्स एंड रिवीजन ऑफ वेजेस इज आल्सो एसेंशियल। तो आप टाइम टू टाइम उनको इंक्रीमेंट देते रहो, हमेशा ऐसे नहीं 6 साल से सेम आप उसको अमाउंट दे रहे हो। पहले भी वर्कर को 200 रुपीज पर डे देते थे, आज भी वर्कर को 200 रुपीज पर डे देते हो, तो ऐसा ना करो। आप उसके अंदर भी क्या करो, इंक्रीमेंट करो और रिवीजन करते रहो। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स। तो बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हेल्थ, अभी देखो मेरे एक पहचान में एक पर्सन है जो, सब जगह लॉकडाउन है लेकिन जो मेडिकल शॉप्स वगैरह हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ये खुले हुए हैं, तो उनके एम्प्लॉय को जाना पड़ता है। अब वहां पर जाना पड़ता है तो जाना है तो रिस्क है, सेल्समैन वगैरह आते हैं, अलग अलग लोकेलिटी से आते हैं, और बहुत जगह ऐसी बीमारी फैली हुई है कि कोई वो पर्सन वो बीमारी लेकर के ऑफिस में आ गया तो ऑफिस में जितने लोग हैं वो सबको हो जाएगा, तो एक रिस्क बना रहता है। तो मैंने उनको पूछा कि कैसे करते हैं, डर नहीं लगता वहां पर? तो मेरे फ्रेंड ने क्या बताया, हम लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस जाने के पहले जो नीचे वॉचमैन है बिल्डिंग के नीचे, वही हम लोग का हैंड सैनिटाइजर देता है, हम लोग सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद हैंड ग्लव्स हम लोग पहनते हैं वहां पर, फिर मास्क लगाते हैं हम लोग, फिर हम लोग जब ऊपर जाते हैं हमारे ऑफिस में जाने के पहले एक शावर रहता है सैनिटाइजर का, वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, सैनिटाइज करता है, और उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री लेते हैं, ऐसा। और वहां से आने के बाद जब हम घर पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग वी आर टेकिंग बाथ, पहले नहा लेते हैं और उसके बाद ही फिर अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलते हैं। तो ये प्रिकॉशन उनको लेना पड़ता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर उसको लेना चाहिए। मतलब अभी सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसका ध्यान रखना है। मशीन्स प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई मशीन खराब है प्रॉपर वर्क नहीं करती और किसी दिन ऐसा हो गया कोई वर्कर का हाथ उसमें फंस जाए, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस वगैरह मशीन्स का करते रहना चाहिए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉय। कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर। ठीक है, ये सब उनको मिलना चाहिए। कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर maintenance of machine and premises must be done to prevent accidents and to control pollution। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस उसका होते रहना चाहिए ताकि वर्कर एम्प्लॉय क्या रहे, सेफ रहे, जो भी वहां पर काम कर रहे हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट,
गॉगल्स, मास्क एटसेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न एम्प्लॉय। ऐसे एम्प्लॉय जो रिस्की एरिया में ज्यादा जा रहे हैं तो उनके लिए ये रिस्क मेजर्स भी लेने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सेफ रहें, हेल्दी रहें। गुड वर्किंग कंडीशन, जहां पर हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री है तो वहां पे सफोकेशन ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना? हवादार जगह हो ताकि एकदम सफोकेटेड ना लगे, ठीक है। द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन सच एज एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, वेंटिलेशन मतलब हवादार हो प्रॉपर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रॉपर हो, मतलब गंदा पानी ना है वहां पर, एक्वागार्ड वगैरह अगर वाटर फैसिलिटी नहीं है तो आप आरओ का वाटर प्यूरिफायर वगैरह वहां पे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। एटसेट्रा नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन। तो वहां पर भी चेक करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन ना हो, साउंड पोल्यूशन ना हो जहां पर उनका वर्किंग एनवायरमेंट है। देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग आवर्स विद मच ब्रेक एंड रेस्ट पॉजेस। देखो ये सारे एम्प्लॉइज को चाहिए रहता है ना। इवन आप स्टूडेंट हो, आपको भी चाहिए रहता है, क्या चाहिए रहता है, आपको चाहिए रहता है कि जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा लंबे ना चले, 3-3 घंटे के लेक्चर होंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो प्रॉपर वर्किंग आवर्स होने चाहिए। दूसरा, लंच ब्रेक बीच बीच में हो, तो हर एक एम्प्लॉय को, वर्कर को चाहिए कि प्रॉपर लंच ब्रेक, एटलीस्ट हाफ एन आवर का लंच ब्रेक तो मिलना चाहिए। एंड रेस्ट पॉज, टी ब्रेक वगैरह बीच बीच में कभी होता है, ठीक है, तो वैसा उनको मिलते रहे, ऐसा हर एक एम्प्लॉय चाहता है। तो ये बिजनेस की जवाबदारी है कि ये उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो हमारे यहाँ पर अगर कोई ट्रेड यूनियन बन रहा है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शांति बनी रहे, लोग बार बार हड़ताल पे न चले जाएं, इसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बिजनेस की है। एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन। तो एम्प्लॉयर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्कर, हर एक वर्कर का राइट है कि वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकता है। एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम फ्रेमिंग ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बनाने से कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रोक सकता नहीं है और रोकना भी नहीं चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड नॉट बी फॉलोड। फिर आप ऐसा मत करो, सपोज लोगों का ऐसा है कि उनको वेजेस बहुत कम मिल रहा है, हम क्या दे रहे हैं, हम लोग, मेरे जितने भी वर्कर हैं मैं सबको 5,000 रुपीज की सैलरी देता हूँ, ठीक है। अब उनका जो यूनियन लीडर है, यूनियन लीडर ने अचानक बोल दिया कि नहीं हम लोग अभी स्ट्राइक कर देंगे, आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम इतने कम सैलरी पे काम नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, यूनियन लीडर को सिर्फ बुलाया अपने कैबिन में, उसको बोला भाई देख, तेरा 5,000 था ना, अभी 5,000 से मैं सिर्फ तेरा सैलरी क्या कर देता हूँ, 10,000 कर देता हूँ, बाकी सबका 5,000 रहने दे, तेरा तो फायदा है ना, तो अपना स्ट्राइक वापस ले ले और तेरी बात कोई टालेगा भी नहीं। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहा हूं, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट शुड sort out various problems of worker by holding talks or negotiation with such union। तो टाइम टू टाइम उस यूनियन के साथ में उनको बात करके क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक। मैनेजमेंट और यूनियन दोनों ही एग्री होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या ना हो, स्ट्राइक्स ना हो, लॉकडाउन ना हो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टी, जिसमें दोनों की हितों की रक्षा हो सके, ऐसा काम करना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमारे एम्प्लॉई हैं, टाइम टू टाइम हमें पता है कि न्यू न्यू चीजें, नए नए वर्जन आते रहते हैं, नई नई मशीनरी के भी वर्जन आते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, तो ताकि वो भी क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए, ठीक है। जब भी 1995 2000 में न्यू कंप्यूटर का दौर चल रहा था, हर जगह से लोग ट्राई कर रहे थे कि जो मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं, वो हटा करके कंप्यूटर लेकर के आया जाए। तो वहां पर सारे एम्प्लॉय को क्या दिया जा रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था, किसका, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर लर्न करके आए और फिर वो बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई नई चीज ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो प्रॉपर ट्रेनिंग एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए जो भी हो सके वो करना चाहिए। गाइडेंस एंड
मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग। ये गाइडेंस तो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का जॉब सिलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इस पे ज्यादा एम्फोसिस हम नहीं करते हैं। Refresher training is conducted to keep employee updated on the latest development। तो refresher जो ये refresher training ये टाइम टू टाइम होनी चाहिए कि नया नया डेवलपमेंट क्या आया है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट नया है, उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो प्रॉपर उसको मिले, ऐसा ट्रेनिंग भी आपको रखना है। फिर ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉय, आपके जो वर्कर हैं, उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड ऑल्सो इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी भी, काम करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो टाइम टू टाइम हमारा जो एम्प्लॉय है उनको क्या मिले, एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए वर्जन आते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग मिलेगा तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉयज को एजुकेट करने के लिए उसको हर एक पॉसिबल अटेम्प्ट करना चाहिए। गाइडेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, मतलब ये अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग की यहाँ पर बात की है। तो जो गाइडेंस है या मेथड्स आप यूज करते हैं, जैसे क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, आप कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रिफ्रेश ट्रेनिंग, ठीक है ना, ये आप वहां पर प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉय को ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। इज कंडक्ट टू कीप एम्प्लॉय अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो ताकि क्या होता है, जो आपका नया नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में आपके हर एम्प्लॉय को पता हो और वो प्रॉपरली कस्टमर को वो इंफॉर्मेशन पास कर सके, इसकी ट्रेनिंग आपको उसको देती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी, तो ट्रेनिंग की वजह से हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आपका जो वर्कर है, कई बार ऐसा होता है कि जो मेन हर्डल्स रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो जो रियली वर्क कर रहा है, जैसे हमारे वर्कर है, एम्प्लॉय हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको ही पता होता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो हमको कोई भी डिसीजन लेने के पहले उनका भी पार्टिसिपेशन पूछना चाहिए। मतलब क्या हो गया, द वर्कर मस्ट बी एंकरेज टू टेक पार्ट, हमें उन्हें एंकरेज करना चाहिए कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, वो भी अपने आइडियाज को शेयर करें। बाय फ्रेमिंग वर्कर्स कमिटी, तो सारे के सारे वर्कर तो नहीं आ सकते, तो उनकी कमिटी बनाए, एक लीडर डिसाइड करें, वो सजेशंस दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सजेशन स्कीम प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एंकरेज बाय मैनेजमेंट, तो आप सजेशन स्कीम लॉन्च कर सकते हो कि आप सबके कोई सजेशन होंगे तो आप वो हमें दे सकते हैं। उसके अलावा आपके किए गए काम से अगर हमें सरप्लस प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो उसका कुछ हिस्सा हम वर्कर्स को देंगे, ऐसे करके आप उसे एंकरेज कर सकते हो। इट विल रेज देयर मोरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे उनको ये कंपनी अपनी लगेगी, मतलब अपनत्व का एक भावना आएगा कि मेरी कंपनी है, मेरे बारे में सोचती है। ठीक है, तो उनका पार्टिसिपेशन आपको कराना चाहिए। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, आपका वर्कर आपके यहाँ पे काम कर रहा है, उसके अलावा वो कहीं काम नहीं कर रहा है, वो अपने 8 आवर्स, देखिए 24 आवर्स होता है हमारे एक वन डे में, तो 24 आवर्स में से लगभग 7 to 8 आवर्स तो हम लोग सोते रहते हैं। ठीक है, तो बचे कितने, 16 आवर्स, तो ये जो 16 आवर्स होता है उसमें से 8 आवर्स से ज्यादा हम अपने किसको दे देते हैं, ओनर को दे देते हैं, बिजनेस को दे देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह लेकर के जाए तो कहीं कहीं पे बहुत सारे एम्प्लॉय 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, तो वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो यहाँ पर जब वो आपके लिए इतना टाइम दे रहे, तो आपको भी उनके प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए, उनके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना चाहिए कि ये एम्प्लॉय अगर मेरे पास है तो इसका खुद का भी अपना डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर दिया है, टाइम टू टाइम उनको क्या होना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो बिजनेस शुड ऑफर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कोई किसी को प्रमोशन मिलने में दिक्कत आ रही है, उसका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, जैसे उसने हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको आपने एमबीए का ऑफर दिया कि आप एमबीए करके आओ तो हम आपको मैनेजर की पोस्ट दे देंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो। दे शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रमोशन, प्रमोशन के लिए आपको
क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कौन से स्किल होना चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ये सब हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, ताकि वो क्या करेंगे, इसके लिए एफर्ट लेंगे और उनको प्रमोशन कैसे मिले ये अगर उनको पता होगा तो उसके लिए जरूर ट्राई करेंगे। इट विल इंक्रीज अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉय एंड दे विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू टेक एफर्ट। तो ये उनको मोटिवेट करेगा और हमेशा वो एक अच्छा एफर्ट लेंगे। प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर, मतलब जो शिकायतें आपके पास आती हैं उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए रिजॉल्व करने का। आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉयज कंप्लेंट। ऑल क्वेरीज शुड बी सॉर्टेड क्विकली। जो भी किसी की प्रॉब्लम में तकलीफ है उसको जल्द से जल्द उसका निदान करना बहुत जरूरी है। आप प्रॉब्लम्स को जितना स्ट्रेच करेंगे उतना फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय के अंदर बढ़ता जाएगा, तो आपको उसको क्विकली क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल क्वेरीज शुड बी सॉर्टेड क्विकली। द एम्प्लॉय मस्ट फील सेटिस्फाइड। एम्प्लॉय को एक सेटिस्फेक्शन की भावना आनी चाहिए जब उसने आपसे बात की या आपने उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व किया। तो investigations and necessary action should be taken to settle their grievances। तो अगर grievances settle नहीं हो रहा है तो उसके लिए investigation भी कराना चाहिए और उस हिसाब से action भी लेना चाहिए। तो ये जवाबदारी किसकी है, बिजनेस की है। फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग शॉर्ट में इसको कवर करते हैं। जैसे देखो मिसलेनियस में लिखा पहला पॉइंट, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, मतलब किसी में कंपैरिजन ना हो, भेदभाव ना हो। ठीक है। दूसरा, टू रिकॉग्नाइज अप्रिशिएट एंड एनकरेज स्पेशल स्किल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अगर कोई स्पेशल स्किल है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो, उसे पहचाने, उसको अप्रिशिएट करो, अवार्ड वगैरह दो, आप एंकरेज करो और इसे देख करके दूसरे बाकी एम्प्लॉय भी क्या हो, एंकरेज हो। ऐसा कुछ एक्टिविटी आपको करना चाहिए। इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। आपको बताना चाहिए कि आपका काम करने का तरीका क्या हो। ये आपको टाइम टू टाइम, ये किस में होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में होगा कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बताएं। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होता है, डॉक्टर कैसे भी नहीं टी शर्ट और जीन्स पहन के बैठ गया, मुंह में पान खा रहा है और आपका इलाज कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनका खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि उनको बिहेव कैसा करना है इन फ्रंट ऑफ देयर पेशेंट्स। ठीक है, तो ऐसा हर एक वर्कर का क्या कोड ऑफ कंडक्ट है ये बताना चाहिए। नेक्स्ट इज provide opportunities to meaningful work and to recognize goals। provide opportunity for meaningful work। कोई वर्क जिसका फायदा मिलने वाला है या कोई गोल है जिसको हमको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। किसको? हर एक वर्कर को प्रॉपर सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड रिकॉग्नाइज गोल। प्रोटेक्ट रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अगर कोई पॉलिटिकल राइट है, जैसे अभी बहुत बार कैसा होता है, जैसे वोट डालने का दिन होता है तो उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे मिलता है कि आप जाएं और अपना वोट कास्ट करें, फिर भी कोई कोई प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, उस दिन छुट्टी नहीं देती, उस दिन ओपन रखती है और वर्कर को बोलती है कि तुम्हारे एक के वोट से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, या तो बोलते हैं कि सुबह सुबह 6 बजे जाओ और वोट डाल के आ जाओ ऑफिस में। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उनका पॉलिटिकल राइट है, उस दिन उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही सोशल राइट है या रिलीजियस राइट है। ठीक है, तो ये सब उनको अलाउ करना चाहिए। अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ग्रुप बन रहा है इनफॉर्मल तरीके से तो वो आपको अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ ग्रुपिज्म नहीं कर सकते, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो ये गलत बात हो जाएगी। आपको उसे अलाउ करना है कि इनफॉर्मल ग्रुप बन रहा है तो बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या था, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय, ये हमने देखा। तो इसको फिर से एक बार गो थ्रू करें। आप इसके जो पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स, उसको 3 to 4 टाइम्स लिखें, ऑटोमेटिकली आपको बाय हार्ट हो जाएगा। आप एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, आपको पॉइंट्स सोचने हैं एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एम्प्लॉयज का एक्सपेक्टेशन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। बराबर है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, बाय।